नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश तंवर आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो अब नया अध्याय आने वाला है, इसका नाम है आत्मसम्मान। हाँ, आपने थंबनेल में अच्छी तरह पढ़ लिया होगा कि आत्मसम्मान को कैसे विकसित करें। इसके जो तरीके हैं, वो हम आपको अध्याय नंबर 6 में बताएंगे कि आत्मसम्मान क्या है, आत्मसम्मान को कैसे बढ़ाया जाता है। हाँ जी दोस्तों, जो अध्याय 6 आत्मसम्मान है, वो शिव खेड़ा जी की पुस्तक जीत आपकी में लिखा हुआ है। हमें इस अध्याय को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास अध्ययन का समय नहीं है, तो हमें अपने हिंदी ऑडियो द्वारा जो मैं आप तक निरंतर पहुंचा रहा हूं, इसके जरिए आपको सुनना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में आत्मसम्मान ला सके और अपने जीवन को और अधिक सफल समृद्ध बना सके। तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 6, आत्मसम्मान। हेनरी डेविड थोरो कहते हैं कि वही आदमी अपने बारे में जो सोचता है, उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। अब आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, एक उन्होंने छोटी सी कहानी लिखी है। इसके माध्यम से वो आत्मसम्मान के बारे में बता रहे हैं। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में बैठ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां पर सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। इसके बाद उसने 6 महीने पहली घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने की बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे में पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिर तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ काम करने का फैसला किया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। अब आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं, बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है, उसका हमारी काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियां, यानी हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते, तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की कमी की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सब का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना बहुत जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उसके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक एहसास है
जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आगे है, आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। इसके बारे में शिव खेड़ा जी लिखते हैं, एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक नहीं बढ़ सकी, उसी तरह हम भी अपनी सोच के दायरे में आगे नहीं बढ़ सकते, उस दायरे की हदें जो भी हों। अब आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे। लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को, दूसरों को तथा जायदाद, कानून, माँ बाप और देश को दी जाने वाली इज्जत से होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान, इसके बारे में शिव खेड़ा जी लिखते हैं, दृढ़ विश्वास पैदा करता है, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नजरिया बनाता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और जिंदगी में परिपूर्णता लाता है। दूसरों की जरूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नजरिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन उतराई और सरलता के साथ करने में मदद देता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने की बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, घटिया किस्म का आत्मसम्मान। हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसा व्यवहार करते हैं? आगे दी गई सूची में ऐसे लोगों के कुछ लक्षण दिए गए हैं। इसमें उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं है, पर यह उनके बारे में संकेत जरूर देती है। वे आमतौर पर गपबाज होते हैं। दूसरों की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे अहंकारी और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों के साथ या उनके काम करने के जैसे या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा साबित करते रहते हैं। वे आत्म केंद्रित और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी नाकामयाबी को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। वे कभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। वे भाग्यवादी नजरिए वाले होते हैं। वे कभी पहल नहीं करते और घटनाओं के खुद घटित होने का इंतजार करते हैं। वे स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव करने लगते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की हदों को पार कर जाते हैं। उन्हें अपनी सीमा का एहसास नहीं होता है। वे यह नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें खत्म हो जाती है और बेहुदगी की शुरू हो जाती है। सामाजिक जमावड़ों में मजाक आमतौर पर सुने सुनाए जाते हैं और शराब के हर जाम के साथ इनके मजाक गंदे से गंदे होते जाते हैं। उनके सच्चे दोस्त नहीं होते क्योंकि वो खुद ही सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि वे उन्हें पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे न करने से आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं।
उनमें संतुलन की कमी होती है। वे लोगों को खुद से दूर कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वे तुनुक मिजाजी होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का होता है। कोई भी बात कहने पर वे उसे निजी तौर पर ले लेते हैं और अपने मन पर चोट महसूस करते हैं। इससे उनमें मायूसी पैदा होती है। संवेदनशीलता और तुनुक मिजाजी में क्या फ़र्क है? आगे शिव खेड़ा जी बताते हैं। तुनुक मिजाजी एक कटीला नज़रिया है। ऐसे आदमी के करीब जाने का मतलब चोट खाना होता है। दूसरी ओर संवेदनशीलता एक सकारात्मक नज़रिया है। यह दूसरों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस आदमी से बात करते वक्त होशियार रहो, वह बेहद संवेदनशील है। दरअसल ये कहना चाहते हैं कि वह आदमी तुनुक मिजाज है, इसलिए होशियार रहो। उन्हें खुद से और दूसरों से नकारात्मक उम्मीद होती है और वे निराश भी कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। नंबर 1, वे हमेशा दूसरों से मान्यता और स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। स्वीकृति की चाह और किसी की राय जानने में फर्क है। वास्तव में राय जानने का मतलब सलाह मांगना होता है। नंबर 2, वे हमारे बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल यह आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। वे दब्बू और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन यह उनकी विनम्रता नहीं होती। विनम्रता आत्मविश्वास से पैदा होती है, जबकि दब्बूपन की वजह से आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस आदमी में आत्मविश्वास की कमी हो वह असरदार नेता नहीं बन सकता। दूसरे लोग उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर लेते हैं, लिहाजा उनकी नज़र में उसकी इज्जत हट जाती है। नंबर 4, उनमें दृढ़ता नहीं होती। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अपने विश्वासों पर टिकना नहीं जानते। दूसरी ओर अनुचित ढंग से आक्रामक होना भी कमजोर आत्मविश्वास की निशानी है। जिस हालात में दया दिखानी चाहिए उनमें आक्रामकता दिखाना दृढ़ता नहीं है। नंबर 5 है, आत्मविश्वास की कमी की वजह से वे पिछलग्गू बन जाते हैं। वे सोचते हैं जब हर इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वही करना चाहिए। हम हर रोज लोगों को साथियों के दबाव के आगे घुटने टेकते देखते हैं, यह जनाने के बावजूद कि वे जो काम कर रहे हैं उससे उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। लोग उस काम को केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग केवल साथ में बने रहने के लिए साथ निभाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वे दूसरों से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 6, वे अमीरों की बराबरी करने के लिए दिखावा करते हैं। लोग जब घर, कार या ऐसी अन्य चीजें खरीदते हैं और दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो अक्सर वे ऐसा पैसा खर्च करते हैं जिसे उन्होंने कमाया नहीं होता और ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। वे ये सारे काम केवल दूसरों पर रोब जमाने के लिए करते हैं, जबकि कोई जरूरी नहीं होता कि वे उन्हें पसंद करते हों या उन्हें तारीफ लायक मानते हो। नंबर 7, कई बार वे अडिलपन दिखाते हैं या लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार करते हैं। घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाले लोग केवल दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बेतुकी हरकतें करते हैं। उन्हें भद्दा व्यवहार करके बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। कुछ लोग केवल औरों से अलग दिखने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गलत काम करते हैं और गलत मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में बढ़ चढ़कर डिंगे हाँकने वाले, कक्षा में जोकरनुमा हरकतें करने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। वे अनिश्चय के शिकार होते हैं और जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। साहस की कमी और आलोचना के डर की वजह से उनका व्यवहार डुलमुल होता जाता है। वे सत्ता के खिलाफ बगावत करते हैं। अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान की वजह से विद्रोह करने में फर्क है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी महान नेता विद्रोही थे। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के कारण सत्ता के खिलाफ हिम्मत के साथ बगावत की। लेकिन घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाला व्यक्ति अधिकार संपन्न लोगों के विरुद्ध केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उनके पास अधिकार है, भले ही वे सही हो। वे असामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं, वे दिशाहीन होते हैं और उनका नजरिया कुछ इस किस्म का होता है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। उनका यह रुख उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें दूसरों की तारीफ करने और अपनी तारीफ कबूल करने में परेशानी होती है। तारीफ करते समय उन्हें
अंदेशा रहता है कि कहीं उन्हें गलत न समझ लिया जाए, और अपनी तारीफ होने पर वे खुद को उस लायक नहीं मानते। अपने को नाकाबिल समझना विनम्रता नहीं है। उन्हें दुनिया की चीजों से काफी लगाव होता है। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हमारा महत्व हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद चीजों से आंकते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि हम कैसी कार चलाते हैं, कैसे मकान में रहते हैं और कैसे कपड़े गहने पहनते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इन चीजों को इंसान बनाता है, ये चीजें इंसान को नहीं बनाती। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद से ज्यादा दौलत और जायदाद को महत्व देते हैं। उनकी जिंदगी पर दिखावा और सनक हावी रहते हैं। डिजाइनर के लेवल को वे अपनी हैसियत की निशानी मानते हैं। उनसे उनके पास मौजूद चीजें ले ली जाए तो वे शर्म के मारे मर जाएंगे। वे एक चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। लिली टॉमलिन ने सच ही कहा है, चूहा दौड़ के साथ समस्या की दौड़ जीत जाने पर भी हम चूहे ही रहते हैं। हमें खुद पर गर्व नहीं होता। वे असभ्य होते हैं, वे केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान अतिवादी व्यवहार को जन्म देता है। कई बार ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले व्यक्ति भी घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले व्यक्ति जैसा ही व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसकी वजह अलग होती है। वह अकेला रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद होता है, जबकि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला इंसान इसलिए अकेला रहता है कि वह लोगों की सोहबत में परेशानी महसूस करता है। आगे है, ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों के लक्षणों की तुलना करते हैं। अब जो पहले मैं बोलूँगा वो दिनचर्या होगी, मतलब उनको देख के हम पहचान सकते हैं कि वे ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हैं, और जिसको मैं बाद में बोलूँगा उनको पढ़कर हम पहचान सकते हैं कि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हैं। अब शुरू करते हैं। ऊंचे दर्जे के लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। घटिया दर्जे के लोग लोगों के बारे में बात करते हैं। ये दूसरों की परवाह करते हैं और ये दूसरों की परवाह नहीं करते। ये विनम्र होते हैं, ये घमंडी होते हैं, ये सत्ता का सम्मान करते हैं, ये सत्ता से विद्रोह करते हैं। दृढ़ विश्वास भरा साहस होता है इनमें, साथ में रहने के लिए साथ निभाते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं और ये भ्रमित होते हैं। ये चरित्र की चिंता करते हैं, ये प्रसिद्धि की चिंता करते हैं। ये दृढ़ विश्वासी होते हैं, ये आक्रामक होते हैं, ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं, ये पूरी दुनिया पर इल्जाम लगाते रहते हैं। ये हितों की चिंता करते हैं, ये स्वार्थी होते हैं, ये आशावादी होते हैं और ये निराशावादी होते हैं। ये दूसरों की जरूरत समझते हैं और ये लालची होते हैं। ये सीखने की इच्छा रखते हैं, ये समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। ये संवेदनशील होते हैं, ये तुनक मिजाज होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, ये अकेलापन चाहते हैं, ये बहस करते हैं और ये विवाद करते हैं। ये अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हैं, ये केवल दौलत जायदाद को महत्व देते हैं। ये सही दिशा जानते हैं, ये भटकाव के शिकार होते हैं, ये अनुशासित होते हैं और ये आजादी की गलत धारणा मान लेते हैं। ये आत्म प्रेरित होते हैं, ये बाहर से प्रेरित होते हैं। ये दूसरों को सम्मान देते हैं और ये दूसरों को नीचा मानते हैं। इन्हें सलीका पसंद होता है, इन्हें बददगी पसंद होती है। ये अपनी हद जानते हैं, इनके लिए सब जायज होता है। ये देने में विश्वास रखते हैं और ये केवल लेने में विश्वास करते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। इस सूची का मकसद आत्ममूल्यांकन के लिए एक आधार देना है, न कि किसी के मन में अपराध बोध पैदा करना। ये जरूरी नहीं है कि हम में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के सभी लक्षण मौजूद हों। हमें इनमें से कुछ विशेषताएं ज्यादा या कम मात्रा में मौजूद हो सकती हैं। अगर हमें अपना लक्ष्य मालूम है तो हम खुद में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। आगे कहानी है, मुखौटा क्यों लगाए। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अपनी व्यवस्था और महत्व दिखाने के लिए उसने फोन उठा लिया और दरवाजा खटखटाने वाले से अंदर आने के लिए कहा। वह आदमी अंदर आकर इंतजार करता रहा और उस दौरान वह अधिकारी सिर हिला हिलाकर फोन पर बात कर रहा था। बीच बीच में वह कहता जा रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। कुछ मिनट के बाद उसने फोन रखकर इंतजार कर रहे आदमी से आने की वजह पूछी। उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फोन कनेक्ट करने आया हूँ। अब इससे हमें संदेश क्या मिलता है? दिखावा क्यों करें? हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस होती है? हम झूठे महत्व का एहसास क्यों करना चाहते हैं? इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से जन्म लेता है। दिखावा क्यों करें? हमारा चरित्र उन सारी बातों से आंका जा सकता है जिन्हें हम पसंद या नापसंद करते हैं। हमारा चरित्र का पता इन बातों से लगता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं या जैसे लोगों की सोबत से बचते हैं। हम दूसरे लोगों, खास तौर पर अपनी माताओं, बुजुर्गों और अपाहिजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम कैसी किताबें, फिल्में
और संगीत पसंद करते हैं, हम कैसे मजाक पसंद करते हैं या कैसे मजाकों पर हमें हंसी आती है। हर काम से हमारा चरित्र जाहिर होता है, तो दिखावा क्यों? मेरा मानना है, यदि किसी आदमी में दृढ़ विश्वास, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना है तो वह अपनी कोशिशों से दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकता है। ऐसे इंसान खुद ब खुद सम्मान पाने योग्य बन जाते हैं। अब आगे है सकारात्मक आत्मसम्मान और नकारात्मक आत्मसम्मान। अब जो मैं पहले बोलूंगा वो होगा सकारात्मक आत्मसम्मान, और जिसको मैं बाद में बोलूंगा वो होगा नकारात्मक आत्मसम्मान। तो शुरू करते हैं। आत्मसम्मान, आत्म तिरस्कार, आत्मविश्वास, आत्मसंशय, आत्ममहत्व, आत्म प्रताड़ना, आत्म स्वीकृति, आत्म निषेध, आत्म प्रेम, आत्म केंद्रित, आत्मज्ञान, आत्म प्रवचना, आत्म अनुशासन, आत्मलीलता। अब आगे शुरू कर। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है, और हमारे मन में खुद को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्म छवि है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लग जाती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का मतलब अहंकार बढ़ाना नहीं होता। अगर किसी इंसान के अपने ही मन में शांति नहीं है तो वह दूसरों के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। जो चीजें हमारे पास है ही नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खूबियां नहीं है तो हम उन्हें दूसरों के साथ बांट भी नहीं सकते। हम सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करके खुद को व्यवस्थित करना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि अपने बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले वे खुद ऑक्सीजन मास्क लगा ले। यह स्वार्थ नहीं है। शारीरिक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। भावनात्मक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद भावनात्मक रूप से खुद की मदद करनी हो। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान को जन्म देने वाली वजह। अब ये वजह क्या है, हम इन पे प्रकाश डालेंगे। हम जन्म लेने के साथ ही अपने सकारात्मक या नकारात्मक आत्मसम्मान का विकास करने लग जाते हैं। हम खुद अपने बारे में एक सोच कायम कर लेते हैं, जिससे दूसरे लोग और पुख्ता बन जाते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता या नकारात्मक आत्म सुझाव। अब आगे। नकारात्मक आत्मवार्ता के दौरान खुद से जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें कहते हैं, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं हिसाब किताब में कच्चा हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। इस तरह की बातें केवल नकारात्मकता को मजबूत बनाती है और हमें नीचे गिराती है। जल्दी ही हमारा दिमाग इन बातों में विश्वास करने लगता है और हमारे व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगता है। ये बातें अपने आप हकीकत बन जाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। अब आगे है वातावरण। कैसा वातावरण? वातावरण क्या है इस बारे में बताएंगे। माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह है अच्छी बुनियाद। परिवार से हमें जो सबसे अच्छी चीज मिल सकती है वह है बुनियाद। एक लड़की का शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसने नहीं, हमारे परिवार में लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। अब आगे है परवरिश। प्रिय नागरिकों, तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज्यादा समय क्यों देते हो, जबकि एक दिन यह सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हमें दुगना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि बड़े होकर अनजान बने रहने में। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चों में आत्मविश्वास, ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान और सकारात्मक धारणाएं, विश्वास और मूल्यों को विकसित करते हैं। इनका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे माँ बाप का मिलना हमारी विरासत की बहुत अच्छी बड़ी देन होती है। धोखाधड़ी वाले कामों से जुड़े माँ बाप दुर्भाग्य से भावी पीढ़ियों के लिए बुरे उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप, संबंधी, शिक्षक या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम काफी इज्जत करते हैं। अपने जीवन की शुरुआती दिनों में बच्चे उन बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो ओहदेदार और असरदार होते हैं। बड़े होकर भी हम अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों को आदर्श के रूप में देखते हैं। आगे है नन्ही आंखों के घेरे में। रात और दिन तो नन्ही आंखें देखी तुझको, तेरे हर एक शब्द पर उनके कान लगे हैं। उसके छोटे हाथ चाहे तुझ सा ही करना, ख्वाबों में भी देखे वो तुझ सा ही बनना। सबसे बुद्धिमान तुम उसके आदर्श बने हो, रत्ती भर संदेह नहीं उसको तुझ पर। भक्ति भाव से करता वो विश्वास है तुझी पर, भक्ति भाव से करता वो विश्वास है तुझी पर। तेरी कचनी करनी ही सवार है उस पर, तुझसा अगर वो कहे करेगा तभी तो बन पाएगा तुझसा। आश्चर्यचकित वो नन्हा मुन्ना करे अटूट विश्वास तुझी पर। उसकी आंखें तुझे दिन रात तके हैं, फिर से उसकी आंखें तुझे दिन रात तके हैं। बनाए रहा अपने नित्य कर्म से, उसके लिए जो इंतजार में है, बड़ा होकर
गुस्सा बनने की। अब आगे है, बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं? उसे बताइए कि हर चीज की एक कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वह अपनी ईमानदारी को बेच देगा। उसे किसी भी बात पर दृढ़ न रहने की शिक्षा दीजिए, लिहाजा वह हर चीज पर फिसलेगा। उसे सिखाइए कि जिंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, लिहाजा वह हर तिकड़म करके कामयाब होने की कोशिश करेगा। उसे बचपन से ही वह सब कुछ दीजिए जिसकी उसे चाहत, लिहाजा वह इसे सोच के साथ बड़ा होगा कि उन्हें जिंदगी की जरूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेदारी है और उसके सामने हर चीज तश्तरी में परोस कर पेश कर दी जाएगी। जब वह गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वह खुद को चतुर समझने लगेगा। उसे नैतिकता सिखाने की बजाय उसके 21 साल का होने का इंतजार कीजिए ताकि वह अपने बारे में खुद फैसला कर सके। उसे सही दिशा का ज्ञान कराए बिना चुनाव करने की आज़ादी दीजिए। उसे यह कभी न सिखाए कि हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। उसे उसकी गलतियों के बारे में यह सोचकर कभी कुछ न बताइए कि इससे उसके मन में कुंठा पैदा हो जाएगी। लिहाजा कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर वह यह मानने लगेगा कि समाज उसके खिलाफ है। उसके आसपास बिखरी हुई हर चीज़ जैसे कि किताबें, जूते, कपड़े वगैरह खुद उठाइए। उसका हर काम खुद कीजिए। नतीजा यह होगा कि उसे अपने सारी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधे पर डालने की आदत हो जाएगी। अब जो बच्चे बिगड़ैल बनते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बचपन से डाली जाती है। अगर हमें अपने बच्चे को बिगड़ैल बनाना है तो ये चीज़ें जो बताई जा रही है, अगर हम अपने बच्चे इन चीज़ों के अनुरूप डालें तो बच्चा बिगड़ैल बन सकता है। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ देखेगा, सुनेगा, चाहे उसे देखने और सुनने की आज़ादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर तो ध्यान दीजिए पर उसके मस्तिष्क में कूड़ा जाने दीजिए। दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए। उसकी मौजूदगी में अक्सर झगड़िए, लिहाजा घर के टूटने पर उसे कोई अचरज नहीं होगा। जितना पैसा मांगे उसे दीजिए। उसे पैसे की कीमत कभी न समझाइए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसी दिक्कतों का सामना कभी न करना पड़े जिसका सामना हमको करना पड़ा था। खाने पीने, ऐशो आराम की सारी ज़रूरतें को यह सोच कर फौरन पूरा कीजिए कि चीज़ें न मिलने पर वह हताश होगा। पड़ोसियों और अध्यापकों के सामने यह सोचकर हमेशा उसका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए उनके मन में मैल है। जब वह किसी असली मुसीबत में फंसे तो यह कहकर हाथ झाड़ लीजिए, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की पर उसके लिए कुछ न कर सका। उसे यह सोचकर किसी बात पर मत टोकिए, अनुशासन से आज़ादी छिन जाती है। उसे आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप की तरह सीधा नियंत्रण की बजाय उस पर दूर से नियंत्रण रखिए। अब ये जो बातें बताई गई हैं इसमें बताया जाता है कि जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं, मतलब बिगड़ैल बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है जिस कारण वो बिगड़ैल बन आगे पढ़ते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वह निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो वह तारीफ करना सीखता है। अगर बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो वह झगड़ना सीखता है। अगर बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो वह धैर्य सीखता है। अगर बच्चा बेहुदे और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वह संकोच करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो वह आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो खुद को दोषी मानना सीखता है। अगर बच्चा समर्थन करने वाले माहौल में रहता है तो खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो वह भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्तों के माहौल में रहता है तो वह दुनिया में प्यार ढूंढ लेना सीखता है। अब आगे है आत्मविश्वास विकसित करना। आत्मविश्वास को कैसे विकसित किया जाए, तो शुरू करते हैं। एक युवा दंपति अपनी बेटी को काम पर जाने से पहले रोज बच्चों की देखभाल करने वाले एक सेंटर पर छोड़ जाया करते थे। माँ बाप और वह बच्ची अलग होते समय एक दूसरे का हाथ चूमते थे और उसके बाद उसे चुंबन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते थे। दिन में जब बच्ची अकेली होती थी तो जेब से उस चुंबन को निकालकर अपने गाल पर लगा लिया करती थी। रोजमर्रा की ये छोटी सी बात उनमें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करती थी। कितना सुंदर विचार है। अब आगे है शिक्षा। किसी चीज को न जानना शर्मिंदगी की बात नहीं है, बस सीखने की इच्छा न होना जरूर शर्मिंदगी की बात है। हम कुछ लोगों को आदर्श मानकर उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जिन बच्चों को उनकी जिंदगी के शुरुआती सालों में सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है, आमतौर पर वे उसे कभी नहीं भूलते। वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम किसी भी पेशे में, चाहे वह ठेकेदारी हो या वकालत, अकाउंटेंसी हो या राजनीति, पुलिस अफसर की नौकरी हो या जज की, यही तो चाहते हैं। सत्यनिष्ठा में
ईमानदारी से अधिक शक्ति होती है। दरअसल यह ईमानदारी की बुनियाद है। नौजवानों पर किसी चीज़ का आसानी से असर डाला जा सकता है जब वे माँ बाप, शिक्षकों या राजनेताओं जैसे अपने मार्गदर्शकों को भी बड़ी शान के साथ धोखाधड़ी करते या किसी होटल में तौलिया चुराने या किसी रेस्तरां में बर्तन चुराने जैसी घटिया हरकतों के बारे में डींगे मारते हुए सुनते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। उनके मन में मार्गदर्शकों के लिए इज्जत नहीं रह जाती। ऐसी चीज़ लगातार देखते रहने पर वे उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। आगे है घटिया आदर्श। इसका एक उदाहरण देते हैं। एक शिक्षक ने अपने बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि वे पेन, पेंसिल, बल्ब, टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाया करते हैं, क्योंकि वे हर रोज़ अपने लंच बॉक्स में यही चीज़ें घर लेकर आते हैं। अब आगे देखिए, गलत तुलना करना। सही ढंग से तुलना करना तो ठीक है, गलत ढंग से की गई तुलना से इंसान खुद को ही हीन महसूस करने लगता है। दूसरों से तुलना किए जाने पर आमतौर पर हम में से उनमें ज़्यादा काम करने की क्षमता दिखाने की प्रतियोगिता भावना उत्पन्न होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों से मुकाबला नहीं करते, इसके बजाय वे अपने काम की क्षमता में सुधार लाते हैं। वे खुद से ही मुकाबला करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपनी क्षमताओं से करते। आगे है सफलता या असफलता से जुड़े हुए प्रभाव। इस बारे में पढ़ते हैं। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और असफलता असफलता को जन्म देती है। खेल की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है, और कभी न कभी ऐसा होता ही है, जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी के मुकाबले में नहीं खिलाता, क्योंकि अगर वह एक बार और हार जाएगा तो उसका मनोबल और गिर जाएगा। उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए किसी कमज़ोर खिलाड़ी के मुकाबले में खिलाता है, और इस जीत से चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है और उसके बाद उसे थोड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाया जाता है। वह जीत उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है। यही सिलसिला तब तक जारी रह सकता है जब तक कि चैंपियन असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके लिए अगली बार सफल होना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा नेता, चाहे वे माँ बाप, शिक्षक या सुपरवाइजर हो, बच्चे से पहले आसान काम कराते हैं। हर बार काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ ही बच्चे के आत्मविश्वास और मनोबल का स्तर ऊंचा उठ जाता है। इसी मुकाम पर अगर बच्चे को प्रोत्साहन भी दिया जाए तो उसका सकारात्मक आत्मविश्वास एक ठोस शक्ल लेने लगता है। अपनी और बच्चों की असफलता की जंजीरों को तोड़कर सफलता की कड़ी से जुड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अब आगे सोइचिरो होंडा कहते हैं, जो होंडा मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं। वो कहते हैं, असफल होने को असफलता मानने की गलती करना। हम अक्सर असफल हो जाते हैं तो इसको अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता मानने की गलती कर बैठते हैं। इस बारे में सोइचिरो होंडा कहते हैं, सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। अब आगे पढ़ते हैं। किसी खास मामले में असफल होने पर ज़्यादातर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि खुद को असफल मानने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल व्यक्ति हैं। मुझे असफलता मिल सकती है पर मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम असफल व्यक्ति तभी बन जाएंगे जब मैदान छोड़ देंगे। अब आगे है अभिभावकों, शिक्षकों और सुपरवाइजरों की गैर वाजिब उम्मीदें। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है। उसे 5 विषयों में ए ग्रेड और 1 विषय में बी ग्रेड मिला है। आमतौर पर माँ बाप का पहला सवाल यही होता है, तुम्हें बी ग्रेड क्यों मिला? क्या माँ बाप को बच्चे को बी ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई देनी चाहिए और उसके इस निचले स्तर के ग्रेड को कबूल कर लेना चाहिए? बच्चा दरअसल यह चाहता है कि उसे 5 विषयों में ए ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। ए ग्रेड हासिल करने की उसकी कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप उसे सभी 6 विषयों में ए ग्रेड पाने की अपनी उम्मीदों के बारे में बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को घटा लेंगे तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ नीचे गिरकर हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाए। इसी तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के साथ एक गलत काम भी कर सकता है।
जरा सोचिए कि उस हालत में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीज़ों की मान्यता दीजिए पर अपना स्तर मत गिराइए। आगे है अनुशासन की कमी। अनुशासन क्या है? क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज़ ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या यह आज़ादी छीन लेता है? इनमें से किसी का भी जवाब हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उठाकर बच्चों को पीटना शुरू कर दे। यह तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता। यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्याएं पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती, न ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम यह करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पाँव कमजोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर उसे एक ठोकर और मारती है। बच्चा खड़े होने के बाद फिर बैठ जाता है। फिर माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वह अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वरना मांसभक्षी जानवर उसे खा जाएंगे और माँ इस बात को जानती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या यह प्यार नहीं है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन की माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप की ओर अधिक इज्जत देते हैं, एक कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इतना उल्टा भी उतना ही सही है। अब इसके बारे में जे एडगर हूवर लिखते हैं कि हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकिचाते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। अनुशासन आज़ादी देता है। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हमें नतीजे की परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक कामों को करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में भरे चॉकलेट खाने की इजाज़त दे दी जाए तो वह बीमार हो जाएगा। अगर उसी बच्चे को अनुशासित तरीके से 1 या 2 चॉकलेट खाने की इजाज़त दी जाए तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। एपिक्टेटस कहते हैं कि आज़ादी मनचाही चीज़ का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन को वश में रखने से मिलती है। अब आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं कि लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि आज़ादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है। लेकिन आज़ादी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फायदों को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज़्यादा फायदेमंद, आनंददायक और सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासन के कारण किस तरह असफल हुए। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने की बजाय ऊपर उठाती है। अनुशासन का यही लाभ है। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से ऊपर उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है। पिता ने लड़के से कहा कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए, पतंग का क्या हुआ होगा? या नीचे गिर गई। क्या हमारी जिंदगी के साथ यही बात सही नहीं है? कई बार हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि वे हमें नीचे धकेल रही हैं, वास्तव में वे हमें ऊपर उड़ने की मदद करती हैं। हमारी जिंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। अब आगे है, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। हम यह जुमला अक्सर सुनते हैं कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो यह आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह जाएगी कहाँ? अगर हम इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बनाने लगे
और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो हम इसे आज़ादी कहेंगे या अव्यवस्था? यह अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आज़ादी हासिल करते हैं। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। मैंने यह सवाल अपने सेमिनारों में भाग लेने वाले कई लोगों से पूछा है। अगर हमारे बच्चों को 105 डिग्री बुखार हो और वह डॉक्टर के पास न जाना चाहता हो तो हम क्या करेंगे? सबका यही जवाब था कि बच्चे के विरोध करने के बावजूद भी हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हित उसी में है। बच्चे की परवरिश करना लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। एक डकैती के मुलजिम को सजा देते समय जज ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। उस आदमी ने जवाब दिया, जी हजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को सजा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? कैदी ने जवाब दिया, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्कूल में पेंसिल चुराई। मेरे माँ बाप ने यह जानने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने पेन चुराया। उन्होंने उस वाक्य को भी जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद मैंने स्कूल और पड़ोसियों के घरों में से एक के बाद एक चीज़ें चुराना शुरू कर दिया और मुझे चोरी की आदत लग गई। मेरे माँ बाप को ये सारी बातें मालूम थी, पर उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। वह सही कह रहा था। हालांकि इन बातों से वह अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होता, पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या माँ बाप ने सही काम किया? जाहिर है कि नहीं। बच्चों को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, पर सही दिशा दिखाए बिना चयन करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह बन सकता है। शरीर और मन की पूरी तैयारी, त्याग और अनुशासन से ही संभव है। अब आगे जर्नल ऑफ द अमेरिकी फैमिली एसोसिएशन द्वारा लिखित एक बात। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चों के साथ काम की बातचीत पर तकरीबन 15 मिनट तक का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मनचाहे ढंग से इकट्ठे करने के लिए छोड़ दिया जाता है। खुद से पूछे, क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह वायलिन बजा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर हम निजी व्यवहार के मामले में या कोई स्तर हासिल करने के लिए अनुशासन के जरूरी होने पर सवालिया निशान लगाते हैं। अनुशासन बेहद जरूरी है। आज की फिलॉसफी है, अगर वह काम अच्छा लगता है तो करो। मैंने कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते हुए सुना है कि मेरे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर इससे उन्हें खुशी मिल रही है तो यह मेरे लिए जरूरी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को क्या करने की खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटने या उसके सामान छीन लेने से इन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है, हिंदी में इसे कहते हैं नीचता। जीवन में जितना खुशी का महत्व है, उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह खुशी हम कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। यह हमारे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी का मिला जुला नतीजा होती है। हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है कि जो करना जरूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की ज़रूरत है, वे चाहे हमें पसंद हो या ना हो। एक माँ दिन भर काम करने के बाद घर आती है, फिर घर के कामकाज निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है और आखिर में थकी हारी सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है। ऐसे में थककर सोई माँ क्या उठना चाहेगी? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है। क्यों? इसकी वजह 3 है, प्यार, फर्ज, जिम्मेदारी। अब आगे, हम जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजार सकते, हमें अनुशासन की भी जरूरत होती है, चाहे हमारी उम्र कितनी ही हो। जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के आगे घुटने की बजाय वह करें जो किया जाना चाहिए या जिसे करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है अनुशासन की। माँ बाप, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचे दिखाने वाली टिप्पणियाँ। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में प्यार से लल्लू या भोंदू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेबल आदमी पर जिंदगी भर के लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। ये लेबल जिंदगी भर के लिए ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं।
भारत में जाति प्रथा इस बात का जाति जागता उदाहरण है कि लेबल लग जाना कितना तकलीफदेह हो सकता है। ऊंची जाति या नीची जाति, ये बातें सिर्फ लेबल नहीं तो और क्या है। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह के लेबल लगाते हैं। तुम बोंदू हो, तुम कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मूल्यों में शिक्षा। कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्हें कहो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, उन्हें कहो कि चेक डाक से भेज दिया गया है। हम अपने माँ बाप, गुरु या सुपरवाइजर से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें सच्चाई सिखाएंगे, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब वे हमसे ही झूठ बोलने लग जाते हैं। जैसे सेक्रेटरी फोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि इसमें एक्सपर्ट होकर वह उसी से झूठ बोल रही हो। पहले वह उसके लिए झूठ बोलती थी, अब उसी से झूठ बोलती है। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके। अपनी कमियों को खूबियों में बदलें। ऐसे लोगों के जीवन पढ़ें जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थर को सफलता की सीढ़ी पर बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर सकते हैं। ये मायूसी और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक बिंदोवन भी थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वालों में एक थे मिल्टन। उनकी अक्षमता क्या थी? वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे चल फिर नहीं सकते थे, जिससे उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। विल्मा रूडोल्फ की कहानी। विल्मा रूडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा लेने के लिए ब्रश पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की मां ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। वह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया को सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टर के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रश को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी नहीं चल पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वह सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, पहली दौड़ में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां एक टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी सारी ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इस इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आ गया। विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जूता हैन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इससे विल्मा ने जूता को हराकर अपना पहला गोल्ड जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जूता को दूसरी बार हराया और दूसरा गोल्ड जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जूता से ही था। रिले ने रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीमों की ओर से दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़ और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा की दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन ही छूट गई। लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूना हैन तेजी से दौड़ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि
जूता को तीसरी बार ही भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़े तो क्या हमारा इस हौसला नहीं बढ़ेगा? समझ भरी नासमझी सीखी। हेनरी फोर्ड कहते हैं, शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं बहुत से ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं पाई थी। वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वे स्कूल ही नहीं गए। उनमें इतनी क्षमता तो थी कि वे V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफ़ी मूल्यवान होगा, पर वह यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सारे ऊंची तालीम वाले लोगों से V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड V8 इंजन बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने लोगों से फिर पूछा कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया है। लोगों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। V8 इंजन बनाना असंभव है। कुछ महीने बाद फोर्ड ने अपने लोगों से फिर कहा कि मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बनाकर ले आए। यह कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। शिक्षा हमें जहाँ एक ओर यह बताती है कि क्या किया जा सकता है, वही दूसरी ओर कई बार झूठी सीमाएं भी बांधती है। भौरा, हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का शरीर काफ़ी भारी है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफ़ी कम होता है। उड़ान के नियमों के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात की खबर नहीं है कि वह उड़ता रहता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े ही ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। उन लोगों के लिए कुछ करें जो बदले में हमें कुछ नहीं दे सकते। विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल बेनिजर से एक बार पूछा गया कि आप इस इंसान को क्या सलाह देंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर मैनेजर ऐसे इंसान को किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह लेने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने यह जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मैनेजर ने कहा, मैं ऐसे इंसान को यह सलाह दूंगा कि वह शहर के दूसरे हिस्से में जाकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करे। ऐसा करने से हम अपने दायरे से बाहर निकल आते हैं। कई बार हम अपने रास्ते को रुकावट खुद बन जाते हैं। क्या यह बात सही नहीं है? सोशल वर्कर बनिए। इससे हमारा महत्व खुद की नज़रों में बढ़ जाता है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसी ही मदद करें। यह हमको संतोष की भावना देगा। बदले में बिना कुछ पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छे शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी जरूरत होती है। तारीफ लेना और देना सीखिए। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। याद रखिए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हो तो उसे शिष्टता और नम्रता से दो शब्द आपका धन्यवाद कहते हुए स्वीकार करें। जिम्मेदारी कबूल करें। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजी से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह न बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसे टीचर या विषय पसंद नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान वह किसे पहुंचाता है। हमें अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब आगे जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। बहानेबाजियां समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती है। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधों को लगाकर, मिट्टी के कटाव को रोककर और कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। हमें इसी धरती पर रहना है।
हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सके। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे यह दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ कर सकेंगी। अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम अभी 40 के हैं तो हमको अब भी 365 गुणा 35 दिन जीना है। अपने आप से यह सवाल पूछिए कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेवारियां स्वीकार नहीं करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या यह सच नहीं है? अनुशासन का पालन करें। आत्म अनुशासन हमारे अंदर को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वे मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यापार, सेहत और रिश्तों पर भी असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए बाकी को दोष देते रहते हैं। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा होती हैं। अपने लक्ष्य तय करें। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि। इससे जिंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच्ची खुशी देती है। यही सच्चे अर्थों में स्वाभिमान है। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे या बेबुनियाद होते हैं वे कामयाबी में नहीं बदल सकते, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से नाता जोड़ें। जॉर्ज वॉशिंगटन। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की भी संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। दोस्तों की परख। हम लोग साथियों के दबाव में आकर बुरा असर अपना लेते हैं। लोग कहते हैं क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? याद रखिए कि अच्छे दोस्त अपने दोस्तों को दुख और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहते। अगर मैं अपने किसी दोस्त को बेहद शराब पिए हुए देखूं तो मैं उसे गाड़ी चलाने से रोकूंगा। मैं अगर दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कहते हैं कि बड़ा मजा आया, मगर वे यह नहीं समझ पाते कि उनकी यही मजा उनकी जिंदगी को मजाक बना देता है। साथियों के दबाव में जो चीज़ें शुरू होती है वास्तव में उन्हें दोस्ती की परख होती है। जब हम मुश्किल में होंगे तब वे कहाँ होंगे, वे हमारी मदद कहाँ तक करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं है तो कल वे हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लाएंगे। ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। साथियों का दबाव। हम किसी इंसान में झूठ में शामिल होने की इच्छा सच्चाई पर डटे रहने की इच्छा से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो यह साफ है कि उसमें साहस और चरित्र की कमी है। लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ देते रहना सुविधाजनक होता है। इससे हमारे साथी खुश रहते हैं और हमारा मजाक बनाए जाने का डर नहीं रहता। मगर यही ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग एक सीमा रेखा खींच लेते हैं। यहीं पर बड़े और छोटे का फर्क पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूली बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा इसलिए बना रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। वे जवाब देने की पहल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। कारखाने के कर्मचारी अपने साथियों को खुश रखने के लिए जानबूझकर अपना उत्पादन कम रखते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते। थोड़ी सी ढील चलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ढील चलती है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा। सवाल यह है कि क्या थोड़ा बहुत धोखा देना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है? क्या नस्ली दबाव का थोड़ा बहुत सेवन करना ठीक है? क्या थोड़ी बहुत चोरी करना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत नाजायज संबंध रखना ठीक है? कुछ लोग बार बार दलील देते हैं कि मैं जब चाहूं तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूं। वे यह महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बाहरी से नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करें। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुश मिजाजी के साथ सोकर उठे और मुझे फ़ोन करके कहे कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि वह ये बात ईमानदारी से कह रहा है। यह सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत अच्छा। मगर अगले दिन जब वह जुझलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फ़ोन करके कहता है तुम दुष्ट, जालसाज और मक्कार हो, तुम शहर के सबसे बड़े धोखेबाज हो, यह सुनकर
मुझे कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत ही बुरा। जब उसने पहले दिन कहा तुम सबसे अच्छे आदमी हो, मैंने अच्छा महसूस किया। अगले दिन जब उसने मुझे दुष्ट कहा तो मुझे बुरा महसूस हुआ। मेरी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वह इंसान। क्या मैं अपने जीवन ऐसे गुजारना चाहता हूँ? हरगिज़ नहीं। इसलिए यह हुई भारी दबाव से चलने के बाद मैं अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला बनना चाहता हूँ। जब उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति कहा तो सुनने में तो यह बात बड़ी ही अच्छी लगी। अगर वह तारीफ में ये बातें न भी कहता तो भी मैं अपने नज़रिए में अच्छा इंसान ही हूँ। और अगले दिन जब उसने मुझे बुराई की तो उसके शब्द मुझे भले ही बुरे लगे, लेकिन मेरे अंदर ये छोटेपन का एहसास पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी नज़रों में तो मैं अच्छा इंसान ही हूँ। जब लोग ऐसी बातें कहते हैं कि तुम मुझे नाराज़ करते हो, तो यहाँ पर कंट्रोल बाहरी है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल अंदरूनी है। इसी विषय पर एलिनोर रूजवेल्ट कहते हैं कि कोई भी आदमी आपकी इजाज़त के बिना आपको हीन भावना महसूस नहीं करा सकता। एक कहानी है कि प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियाँ दी। उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उन बातों का तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते थक न गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा, अगर किसी की दी हुई चीज़ न ली जाए तो वह किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया, चीज़ देने वाले के पास ही रहेगी। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इस देन को लेने से इनकार करता हूँ। और वह उस आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चल दिए। उस महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था। जब तक हम हमारी बातों को दोष देते रहेंगे तब तक हमारे दुख बने रहेंगे और हम खुद को लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास और व्यवहार की जिम्मेदारियां खुद नहीं लेंगे तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मैं परेशान क्यों हुआ? मैं गुस्सा क्यों हुआ? मैं निराश क्यों हुआ? तब हमें इन बातों पर काबू पाने का कोई उपाय सूझेगा। खुशी सकारात्मक स्वाभिमान का नतीजा है। अगर हम लोगों से पूछे कि उन्हें किन बातों से खुशी मिलती है तो हमको बहुत ही किस्म के जवाब मिलेंगे। इनमें से ज़्यादातर लोग धन दौलत ऐशो आराम की चीज़ों के नाम बताएंगे, लेकिन असली खुशी उन चीज़ों को पाने से नहीं है। खुशी बनने में है, न कि पाने में। जीवन में किसी के पास सब कुछ होने पर भी यह जरूरी नहीं है कि वह खुश हो, और इसकी उल्टी बात भी उतनी ही सच है। खुशी अंदरूनी होती है। खुशी तो एक तितली की तरह है जिसके पास हम जितना दौड़ते हैं यह उतना ही आगे उड़ती जाती है और हाथ नहीं आती। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाए तो यह हमारे कंधे पर खुद बैठ जाएगी। खुशी लाने वाली दिमाग की सोच बनाएं। कड़वाहट भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। यह अच्छे काम करने की हमारी क्षमता को अपाहिज कर देती है। अपने पैमाने खुद बनाएं। खुद के प्रति ईमानदार रहे। खुद से ही मुकाबला करें। नीचे लिखी बातों को अपनाएं। अब नीचे लिखी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अब ध्यानपूर्वक सुननी है। हर आदमी और हर हालात में अच्छाई ढूंढे। खुश रहने का फैसला करें। अपने पैमाने समझदारी से तय करें। गलत आलोचना से परेशान न होने की क्षमता बढ़ाएं। छोटी से छोटी चीज में भी खुशी तलाशना सीखें। याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद ले। खुद को रचनात्मक कामों में लगाए रखें। खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें। चीज़ों पर काबू पाना सीखें। चिंतित न रहें। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। न तो अपराध बोध के शिकार हो और न ही किसी के लिए मन में मैल रखें। अब आगे है, खुद को सही आत्म सुझाव दें। खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाएं। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारे सोच के तरीके को बदलता है और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इसी तरह आत्म सुझाव हमारे सोच के तरीके को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरह से यह आत्मविश्वास जगाने वाली भविष्यवाणियों के रूप ले लेता है। इसी तरह के आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण ये हैं, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं हिसाब में अच्छा हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी है। अब आगे, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। अब इसके बारे में लिखते हैं, हमारा कोई गुण हद से ज़्यादा बढ़ने पर कमजोरी में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर सेल्स के पेशे में अच्छी तरह से बात करना एक हुनर है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अच्छी बोलचाल वाले सेल्समैन ज़्यादा सफल होने लगते हैं और फिर इसी हुनर को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर असफल भी होने लग जाते हैं। उनकी खूबी उन्हें कामयाबी के पास ले जाती है।
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने पर कमजोरी बन जाती है और वे नाकामयाब होने लगते हैं। सुनना भी एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा सुनना और न बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। अब आगे है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गुस्सा एक कमजोरी है, इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है? इसका नमूना एक महिला ने मेड पर बना इसका नमूना एक महिला ने मेड बनाकर पेश किया। मेड का मतलब है मदर एक्सेट ट्रक ड्राइविंग नाम की संस्था। एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था। वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने यह समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त न करने का फैसला किया। उसने समूचे अमेरिका में शराब पीकर ड्राइविंग करने के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आज वह महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और वे जरूरी कानून बदलाव लाने में सफल रहे हैं। यह गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को एक सकारात्मक सोच के जरिए ताकत में बदल देने का उदाहरण है। यह गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को एक सकारात्मक सोच के जरिए ताकत में बदल देने का उदाहरण है। उस महिला ने अपने गुस्से को मजबूत इरादे में बदल दिया। धीरज रखिए। इस बारे में ब्रियान एडम्स कहते हैं कि धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नजरिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज़ों को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नजर न आए, लेकिन कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। चीन में बांस का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का कोई भी निशान नहीं दिखता। लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि बांस का यह पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा या इस काम में उसको 5 साल लगे, जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वह बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं। अगर 4 साल तक उसकी देखरेख न की जाती तो बांस का वह पौधा मर जाता। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है और यह सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ काम करते रहे। अगर नतीजा नजर न भी आए तब भी उसका असर जरूर होता है। चेतावनी, धीरज और आलस में फर्क होता है। कभी कभी एक बेहद आलसी इंसान खुद को धैर्यवान समझ सकता है। अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा ही होता है, ये एक अंग्रेजी कहावत है। अब आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, अपनी सारी मजबूरियों और कमजोरियों की लिस्ट बनाएं। कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी शक्तियां पहचानेंगे ही नहीं तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे? हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दें कि हम क्या करना और बनना चाहते हैं। स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ नीचे लिखे अब्राहम लिंकन के लफ्जों में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। ए दुनिया, आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। अब आगे लिखते हैं, ए दुनिया, मेरे बच्चे का हाथ थाम लो, आज उसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर चीज़ नई और अजनबी होगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ नरमी से पेश आएंगे। आप तो जानते ही है कि इसका संसार अब तक घर तक सीमित था। इसने अपनी चारदीवारी के बाहर कभी झांका तक नहीं था। यह अब तक घर का राजा रहा है। अब तक इसकी चोट पर मरहम लगाने और इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था। लेकिन अब बात दूसरी होगी। आज सुबह यह सीढ़ियों से उतरकर अपना नन्हा हाथ उत्साह के साथ हिलाएगा और अपनी बड़ी साहसिक यात्रा शुरू करेगा, जिसमें शायद संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा और निराशा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए ये दुनिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वह सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाए जरूर, मगर हो सके तो प्यार से। मैं जानता हूँ कि इसे एक दिन यह समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी स्त्री पुरुष सच्चे नहीं होते। इसे यह भी सिखाए कि संसार में हर जरूरत के लिए एक अच्छा इंसान भी है। जहाँ एक दुश्मन है तो एक अच्छा दोस्त भी है। इसे शुरू में यह मदद करे कि बुरे और दोष जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे आसान है। इसे किताबों की खूबियों के बारे में बताए और पढ़ने के लिए प्रेरित करे। कुदरत के छिपे सौंदर्य जैसे आसमान में उड़ती पंछी, गुनगुन करते भ्योरे और हरी भरी वादियों में खिले फूलों को करीब से देखने और जानने के लिए इसे पूरा समय दें। इसे यह भी सिखाए कि बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पर विश्वास रखना सिखाए जब कह रहे हो कि यह सब गलत है। मेरे बच्चे को वह शक्ति दे
जिससे वह भीड़ का हिस्सा न बनकर भेड़चाल न चले कि सारा संसार चल रहा हो। इसे यह तो सिखाए कि वह दूसरों की बात सुने, लेकिन हर बात सच्चाई के तराजू पर परखे और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सोने चांदी के सिक्कों में न तोले। इसे यह सिखाए कि वह लोगों के कहने पर न आए और अगर वह अपनी सोच पर खुद को सही पाता है तो अपने सही इरादों पर डटा रहे और संघर्ष करे। इसे नरमी से सिखाए, लेकिन ये दुनिया इसे बिगाड़े मत और कमजोर न बनाए, क्योंकि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है, मगर ए दुनिया, फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। आखिरकार वह एक बहुत प्यारा बेटा है। ये सब बातें अब्राहम लिंकन की लिखी हुई है, जो अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 6 आत्मसम्मान समाप्त होता है। अब हम जल्द ही आपके सामने अध्याय नंबर 7 लेके आएंगे, जिसका नाम होगा आपसी मिलजोल का महत्व। अगर आपको हमारी ये ऑडियो अच्छी लग रही है और आप निरंतर इनको सुन रहे हैं और आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको आगे शेयर करते रहिए, ताकि आप जैसे और जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं उन तक ये ऑडियो पहुंच सके और हमारा लक्ष्य सही दिशा में बढ़ सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अध्याय नंबर 7 आपसी मेलजोल का महत्व।